मैं थार मरुस्थल मारवाड़ का प्रवेश द्वार चूरू बोल रहा हूं। दूर दूर रेत के टीलों धोरारी धरती को अपने अंदर समेटे हुए मैं चूरू अपनी हवेलियों के लिए, यहाँ के ताल छापर वन्य अभ्यारण्य के अनगिनत काले हिरणों के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हूं। मेरे यहां स्थित सालासर बालाजी का एकमात्र मंदिर, जिसमें हनुमान जी की मूर्ति भी दाढ़ी मूछ वाली मूर्ति स्थापित है। इनके अलावा ऐतिहासिक मेलों के लिए विश्व प्रसिद्ध हूं। मेरे अंदर स्थित रतनगढ़ किले का इतिहास जानकर आप हैरान रह जाओगे। मेरा चूरू किला राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जो चांदी के गोले दागने के लिए प्रसिद्ध है। मुझ में मरुभूमि और कम जल होने के कारण मैं राजस्थान का सबसे गर्म जिला भी हूं। मेरी इस आत्मकथा में मैं चूरू आपको आज मेरा पूरा इतिहास, मेरे यहाँ की रंगीन कलाकृतियां और ऊपर बताई गई सभी बातों का विस्तार से वर्णन करूंगा। सबसे पहले मैं आपको मेरे नामकरण, क्षेत्रीय विस्तार, जनसंख्या तथा साक्षरता के बारे में बताना चाहूंगा। मेरे यहाँ की बोली शेखावती बोली है। मैं अगर मेरे क्षेत्रफल और जनसंख्या की बात करूं तो मैं कुल 13,858 वर्ग किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ हूं। मुझ में 2011 की जनगणना के अनुसार मेरे क्षेत्र में कुल जनसंख्या 20,39,547 थी, जो कि राजस्थान की कुल जनसंख्या का 2.98% है। मेरे जिले में एक भी नदी नहीं है और सबसे कम वनों वाला जिला भी मैं ही हूं। राजस्थान में वर्षा का जल या पालर पानी के संग्रहण हेतु अनूठी कार्य योजना को क्रियान्वित करने वाला एकमात्र जिला मैं ही हूं। आपको बता दूं, सर्वाधिक चंदन की मूर्तियां बनाने का काम भी मेरे क्षेत्र में ही अधिक होता है। मेरे जिले का कुल जनसंख्या घनत्व 147 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार मेरे क्षेत्र का लिंगानुपात 940 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर निवास करती हैं। मैं अगर मेरे शहर की साक्षरता की बात करूं तो जनगणना 2011 के अनुसार मेरे क्षेत्र की कुल साक्षरता दर 66.75% है। आपको बता दूं, मेरे चूरू जिले में कुल 8 विधानसभा क्षेत्र या सीटें और 6 तहसीलें भी हैं। कहा जाता है कि गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे गए और महिलाओं ने भी मुझे बचाने के लिए अपने गहने तक दे दिए थे। आपको बता दूं, मेरे जिले में एक गांव ऐसा भी है जहां लोग पूरी तरह से नास्तिक हैं। मेरे इस गांव के लोग किसी भी देवी देवता को नहीं पूजते। जी हां, तारानगर का लांबा की ढाणी में कोई मंदिर नहीं है और न कोई मृतकों की अस्थि विसर्जन करता है। इस गांव की आबादी 800 लोगों के आसपास है। शिक्षा का स्तर यहां पर इतना ऊंचा है कि लगभग हर घर में सरकारी कर्मचारी बना बैठा है। आपको मेरे इस गांव के बारे में क्या विचार है, मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं चूरू अगर मेरी स्थापना और इतिहास की बात करूं तो मेरे इस ऐतिहासिक शहर का इतिहास 1620 ईस्वी पूर्व का है। मेरी स्थापना 1620 ईस्वी में चोहड़ा नामक जाट ने की थी। मैं भारत की आजादी से पहले बीकानेर जिले का एक हिस्सा हुआ करता था। मैं राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित हूं और मेरी सीमा हनुमानगढ़, बीकानेर, श्रीगंगानगर, नागौर, सीकर और झुंझुनू तथा अंतरराज्यीय सीमा हरियाणा से लगती है। 1 नवंबर 1956 में राजस्थान के एकीकरण के दौरान मुझे जिले का दर्जा दिया गया था, लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि मेरी स्थापना राजपूतों द्वारा की गई थी। राजपूत मेरे यहाँ की सत्ता में प्राथमिक राजवंश थे और 1871 के युद्ध के बाद यह बीकानेर का हिस्सा बन गया। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद बीकानेर राज्य को पुनर्गठित किया गया और इस प्रकार मेरा जिला अस्तित्व में आया। अब मैं आपको लिए चलता हूं मेरे पर्यटक स्थलों की ओर। सालासर बालाजी धाम, यह मंदिर प्रभु हनुमान को समर्पित है। मंदिर में प्रभु हनुमान जी की विश्व की एकमात्र दाढ़ी मूछ वाली प्रतिमा विराजमान है, जो मेरे सुजानगढ़ के पास सालासर के छोटे से शहर में स्थित है। मेरा यह मंदिर साल भर भारी संख्या में भक्तों को आकर्षित करता है। आपको बता दूं, मेरे बालाजी के मंदिर की स्थापना 1754 ईस्वी में महात्मा श्री मोहनदास जी ने की थी। मेरे असोटा गांव में महात्मा श्री मोहनदास जी को हल चलाते समय दाढ़ी मूछ युक्त हनुमान जी की मूर्ति मिली। फिर उन्होंने मेरे सुजानगढ़ तहसील के सालासर गांव में सालासर बालाजी का मंदिर बनवा दिया, जिसे आज बेहद पवित्र स्थल माना जाता है। और इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है, यहाँ पर भक्तों की
हर मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ मंदिर में भगवान हनुमान की मूर्ति स्वयं भू मानी जाती है। अगर आप मेरे शहर में आते हैं और किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मेरे सालासर बालाजी के दर्शन करने के लिए अवश्य जाना चाहिए। मेरे बालाजी का मंदिर जयपुर बीकानेर मार्ग पर स्थित है। प्रतिवर्ष यहाँ 2 बड़े मेलों का आयोजन भी किया जाता है। यह मेले चैत्र और अश्विन पूर्णिमा माह में लगते हैं। लाखों की संख्या में भक्तगण देश विदेश से सालासर बालाजी के दर्शन के लिए आते हैं। यह मंदिर पूरे साल खुला रहता है। अब मैं आपको दर्शन कराता हूं मेरे वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी। बालाजी के इस मंदिर का निर्माण वेंकटेश्वर फाउंडेशन ट्रस्ट के सोहनलाल जानोदिया ने 1994 में मेरे सुजानगढ़ में भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी के मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर डॉक्टर एम नागराज एवं डॉक्टर वेंकटाचार्य वास्तुविद की देखरेख में ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल और मकराना मार्बल से लगभग 10,000 वर्ग फीट के क्षेत्र में बनाया गया है। यह मंदिर लगभग 75 फीट ऊंचा है। 51 करोड़ का गरुड़ स्तंभ मंदिर में आकर्षण का केंद्र है। सोने, तांबे व लकड़ी के इस्तेमाल से 1996 में स्तंभ का 3 महीने में निर्माण हुआ था। भगवान विष्णु के 10 अवतार के पूर्ण स्वरूप तिरुपति बालाजी मंदिर में दिखाए गए हैं। इस मंदिर में प्रतिदिन औसतन 2000 श्रद्धालु आते हैं। मंदिर की दीवारों में आपको अद्भुत नक्काशी के साथ साथ देवी देवताओं के दर्शन भी होते हैं। आप यहाँ आएंगे तो आपको कुछ क्षण के लिए दक्षिण भारत की याद आ जाएगी, क्योंकि मेरे यहाँ का यह मंदिर ठीक उसी शैली में बना हुआ है जैसे दक्षिण भारत में मंदिर बनते हैं। अब चलते हैं मेरे किले की ओर। चूरू का किला मेरे ठाकुर कुशाल सिंह ने सन 1694 में बनवाया था। इस किले के निर्माण का उद्देश्य नागरिकों की आत्मरक्षा करना था। हालांकि राजस्थान के सभी किले दुनिया भर में मशहूर हैं, लेकिन चूरू किले की एक अलग ही कहानी है। मेरा चूरू किला दुनिया का एकमात्र ऐसा किला है जहां आजादी की रक्षा के लिए गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे गए थे। जी हां, बात है सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय की, जब मेरे ठाकुर शिव सिंह अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ रहे थे। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश अधिकारियों ने बीकानेर सेना को अपने साथ मिलाकर मेरे चूरू किले पर हमला कर दिया। मेरे किले को चारों तरफ से घेर लिया गया था और किले पर तोपें चला गई थी। ठाकुर शिव सिंह ने बीकानेरी और ब्रिटिश सेना के खिलाफ तोप चलाने का आदेश दे दिया। तोप चलाते चलाते एक समय ऐसा आया जब मेरे किले में गोला बारूद खत्म हो गया और छोटे गोले बारूद के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। उस समय मेरे क्षेत्र के सभी अमीर व्यापारियों ने अपने चांदी के आभूषण राजा को दान कर दिए थे। फिर मेरे शहर के लोहारों ने चांदी के आभूषणों को पिघलाकर उसमें से तोप के लिए आग के गोले बनाए थे। फिर चांदी के गोलों को तोप से निकाल दिए जाने के बाद इस कार्यवाही से प्रतिद्वंदी सेना हैरान हो गई और मेरे नागरिकों की भावनाओं को देखकर विरोधी सेना पीछे हट गई। लोगों ने महान संरक्षण और राज्य के प्रति उनकी भावना को देखते हुए दुश्मनों ने भी इसे जीतने के लिए विचार छोड़ दिया और एक बार फिर मेरे किले को अपनी प्रतिष्ठा के साथ साथ स्वतंत्रता भी वापस मिल गई। मैं चूरू आज भी मेरे उन महान व्यक्तित्वों को याद करता हूं तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। कैसे मेरी रक्षा और स्वतंत्रता की रक्षार्थ उन्होंने गोले खत्म हो जाने पर हिम्मत नहीं हारी और सोने और चांदी के गोले बना दिए। अब चलते हैं मेरे रतनगढ़ किले की ओर। यह एक ऐतिहासिक किला है। काफी संख्या में पर्यटक यहाँ घूमने के लिए आते हैं। मेरे इस किले का निर्माण बीकानेर के राजा रतन सिंह ने 1820 में करवाया था। मेरे इस भव्य किले की राजस्थानी स्थापत्य शैली का अद्भुत नमूना है, जिनमें भित्ति चित्र एवं सुंदर छतरियों के अलंकरण हैं। नगर के निकट ही नाथ साधुओं का अखाड़ा है, जहां देवियों की मूर्तियां बनी हैं। इसी नगर में एक धर्म स्तूप भी बना है, जो धार्मिक समानता का प्रतीक है। यह किला लगभग 500 वर्ष पुराना, और अगर आप कभी मेरे शहर की तरफ आए तो इस किले को निहारना चाहें तो आपको बता दूं, यह किला आगरा बीकानेर मार्ग पर स्थित है। मेरे रतनगढ़ कस्बे को तो छोटी काशी भी कहा जाता है। अब मैं आपको लिए चलता हूं मेरी प्रसिद्ध सुराणा हवेली। मेरी इस हवेली को राजस्थान का दूसरा हवा महल भी कहा जाता है। इस हवेली की खास बात यह है कि इसमें 1111 दरवाजे और खिड़कियां हैं, जिन्हें अगर एक आदमी प्रत्येक खिड़की दरवाजे को खोलकर बंद करे तो उसे पूरे दिन का समय लग जाता है। अब राजस्थान में 56 अकाल पड़ा था, तब वहां के मजदूरों को 2 वक्त के खाने के बदले
इस हवेली का निर्माण किया गया था। यह हवेली प्रसिद्ध इतालवी और शेखावटी वास्तुकला डिजाइनों पर बनी है। सुराणा हवेली एक 6 मंजिला इमारत है जो बहुत ही विशाल है। अगर आप वास्तुशिल्प प्रेमी हैं तो आपको मेरी सुंदर सुराणा हवेली की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। अब हम चलते हैं काला हिरन का घर कहे जाने वाले विश्व प्रसिद्ध मेरे ताल छापर अभयारण्य। मेरा यह अभयारण्य अपने दुर्लभ काले हिरणों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसके साथ ही एक कुरंजा पक्षी की शरण स्थली भी है। वर्षा ऋतु में यहाँ नरम घास, मोथिया एवं मोचिया साइप्रस रोटेंड्स उगती है। भौगोलिक रूप से अभयारण्य मेरी सुजानगढ़ तहसील में पड़ता है और आगंतुकों के लिए एक मनोरंजन स्थल है। मेरे इस अभयारण्य में प्रवासी और निवासी दोनों को मिलाकर पक्षियों की कुल 122 प्रजातियां निवास करती हैं। यहां देखे जाने वाले प्रवासी पक्षी मध्य एशिया और यूरोप से आते हैं। ताल छापर अभयारण्य पक्षी प्रेमी के लिए स्वर्ग के समान है। अगर आप मेरे ताल छापर अभयारण्य में घूमने आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यह अभयारण्य मेरे शहर से 85 किलोमीटर और बीकानेर से 132 किलोमीटर की दूरी पर है। यह अभयारण्य मेरे रतनगढ़ सुजानगढ़ राजमार्ग के पास है। ताल छापर के पास ही आपको मैं पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल के जैसा हुबहू छोटा मंदिर के दर्शन करवा देता हूं, जो कि मेरे जिले के सुजानगढ़ तहसील के छापर कस्बे में बना हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजस्थान का यह छापर कस्बा वैसे तो अपने ताल छापर अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है, जहां बड़ी संख्या में काले हिरण और विदेशी पक्षी देखे जा सकते हैं। और मेरे इस अभयारण्य को देखने के लिए देश विदेश से हजारों पर्यटक आते हैं। लेकिन इसी छापर में एक और दर्शनीय स्थल भी मेरे पर्यटकों को खूब पसंद आ रहा है, और वह है यहाँ का पशुपतिनाथ मंदिर, जो कि बनावट में बिल्कुल नेपाल काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर के समान है। इस मंदिर को मिनी पशुपतिनाथ मंदिर भी कहा जा सकता है। आपको बता दूं, प्रभु भोलेनाथ के इस मंदिर को यहाँ के ही मूल निवासी शिव भक्त दुधोड़िया परिवार के करण सिंह दुधोड़िया की अगुवाई में बनवाया गया था। धीरे धीरे यह मंदिर मेरे यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं में बड़ा ही लोकप्रिय स्थान रखने लगा है। इसी का नतीजा है कि आज जो भी मेरे पर्यटन ताल छापर अभयारण्य देखने आता है वह जरूर इस पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन भी करता है। आपसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप जब भी यहाँ आए तो मेरे प्रभु पशुपतिनाथ के दर्शन अवश्य करें। अब चलते हैं मेरे सेठानी का जोहरा जलाशय। मेरा यह जलाशय भगवान दास बागला की पत्नी द्वारा बनवाया गया था। भगवान दास बागला पहले मारवाड़ी शेखावाटी करोड़पति थे। वह एक बहुत अमीर लकड़ी के व्यापारी थे और कई सौ मील कारखानों के मालिक थे। सेठानी का जोहरा रतनगढ़ रोड से पश्चिम में कुछ 3 किलोमीटर दूर है। भयानक छप्पन या अकाल के दौरान एक राहत परियोजना के रूप में 1899 से 1900 में अकाल के समय इसका निर्माण कराया गया था। ये जलाशय तालाब का पानी नीलगाय और कई पक्षियों को आकर्षित करता है। मेरे स्थानीय बुजुर्ग कहते हैं कि जोहरा में पानी आज तक नहीं सूखा है। मेरे यहाँ के लोक देवता गोगाजी का जन्म जिले के ददरेवा में चौहान वंश के शासक जेवर सिंह की पत्नी बाछल के गर्भ से गुरु गोरखनाथ के वरदान से भादो सुदी नवमी को हुआ था। चौहान वंश में राजा पृथ्वीराज चौहान के बाद गोगाजी वीर और ख्याति प्राप्त राजा थे। गोगाजी का राज्य सतलुज से हांसी हरियाणा तक था। लोक मान्यता है कि लोक कथाओं के अनुसार गोगाजी को सांपों के देवता के रूप में भी जाना जाता है। लोग उन्हें गोगाजी चौहान, गुग्गा जाहिर, वीर व जाहर पीर के नाम से भी पुकारते हैं। यह गुरु गोरखनाथ के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। गोगा देव की जन्मभूमि पर आज भी उनके घोड़े का अस्तबल है और सैकड़ों वर्ष बीत गए, लेकिन उनके घोड़े की रकाब अभी भी वहीं पर विद्यमान है। उक्त जन्म स्थान पर गुरु गोरखनाथ का आश्रम भी है। भक्तजन इस स्थान पर कीर्तन करते हुए आते हैं और जन्म स्थान पर बने मंदिर पर मत्था टेक कर मन्नतें मांगते हैं। यहाँ आप भी दर्शन अवश्य करके आएं। मेरे यहाँ गोपालपुरा की पहाड़ी पर विराजित डूंगर बालाजी का स्थान भी बड़ा ही प्यारा है। आप जाकर बजरंगबली का आशीर्वाद अवश्य लें। इनके अलावा आप मेरे सुजानगढ़ में स्थित सियानन माता के दर्शन भी अवश्य करें। यह मंदिर भी पहाड़ी नुमा टाइल पर बना हुआ है। यहाँ पर आपको बड़े बड़े पत्थरों की शिला दिखाई दे रही होगी। इनके साथ भी आप सेल्फी ले सकते हैं। अब चलते हैं मेरे कोठारी हवेली।
इस हवेली का निर्माण एक प्रसिद्ध व्यापारी ओसवाल जैन कोठारी ने 1925 में करवाया था, जिसका नाम उनके अपने गोत्र के नाम पर रखा था। इस हवेली पर की गई चित्रकारी काफी सुंदर है। कोठारी हवेली में एक बहुत कलात्मक कमरा है जिसे माल जी का कमरा कहा जाते हैं। आपको बता दूं, नाथ जी की छतरी भी मेरे चूरू में ही स्थित है, जहां कर आपको एक अलग ही नजारा देखने को मिलेगा। और भगवान शिव के अलावा आपको कई समाधियां देखने को मिलेंगी, जिनके दर्शन भी आप अवश्य करके जाना। मैं अगर मेरे वाहन रजिस्टर्ड की बात करूं तो मेरे शहर के वाहन RJ 10 से रजिस्टर्ड होते हैं। और अब मैं आपको मेरे क्षेत्र से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से परिचित करवाता हूं। मेरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन पर आधारित है। यहाँ पर मुख्य रूप से बाजरा, सरसों और तिलहन की फसलें बोई जाती हैं। हालांकि औद्योगिक क्षेत्र में विकास का कोई बड़ा आधार तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ग्रेनाइट की पॉलिश करने और तेल निकालने के लिए कई 100 मिलें उपलब्ध हैं, जो मेरी अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है। मनसा देवी को मेरे क्षेत्र की लोक देवी माना जाता है। मेरी सुजानगढ़ तहसील को संगीतकारों का गढ़ कहा जाता है। पूरे राजस्थान का कबूतरी नृत्य मेरे इलाके का ही प्रसिद्ध है। ये नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है तथा यह नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। मेरा तारानगर शहर भित्ति चित्रों के कारण प्रसिद्ध है और यहाँ पर रामदेव जी का मेला भी लगता है। राज्य का प्रथम सहकारी क्षेत्र का महिला मिनी बैंक भी मेरे ही सालासर कस्बे में स्थित है। मेरे जिले के महान लोगों के बारे में बात करूं तो जिन्होंने मेरा नाम दुनिया भर में प्रसिद्ध किया है, रोशन किया है। खेमचंद्र प्रकाश जो मेरे सुजानगढ़ के निवासी हैं, जो प्रसिद्ध स्वर्गीय लता मंगेशकर के गुरु माने जाते हैं। अगले महान शख्स हैं गौरव शर्मा, जिन्होंने अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी किला मंजारो पर तिरंगा फहराकर मेरे जिले और देश का नाम रोशन किया। अगली महान शख्सियत हैं भारत व्यास, जिन्होंने प्रसिद्ध गीत ए मालिक तेरे बंदे हम लिखा था और हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार थे, जो कि मूल रूप से चूरू के निवासी थे। दोस्तों, इस शख्स को तो आप जानते ही होंगे, जिनका नाम है देवेंद्र झाझड़िया, जिनका जन्म 10 जून 1981 को मेरे ही जिले के एक जाट परिवार में हुआ। एक भारतीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है। आपको बता दूं, ये पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा ओलंपियन हैं। 2004 पैरा ओलंपिक एथेंस में उन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीता था, रियो डी जनेरियो। दर्शकों, इनके नाम पर तो वीडियो को लाइक करना बनता ही है। सोनिका टांडी प्रदेश की एकमात्र हॉकी खिलाड़ी हैं, जो इस बार कॉमनवेल्थ गेम खेल रही हैं। डिस्कस थ्रो खिलाड़ी कृष्ण पूनिया वर्तमान में राजगढ़ सादुलपुर के विधायक एवं राजस्थान क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं। कृष्ण पूनिया को एशियाई खेलों में कांस्य तथा राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त है। कर्नल किशन सिंह राठौड़, जो भारत पाकिस्तान युद्ध 1947 में प्रदर्शित बहादुरी के लिए महावीर चक्र से सम्मानित हैं, वो भी मेरी ही धरती के पुत्र हैं। आपको बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल स्टेडियम में भी चूरू जिले में ही बना हुआ है, जहां पर ओलंपिक खेलों की तैयारियां करवाई जाती हैं। सर्दियों में सर्वाधिक ठंडा व गर्मियों में सर्वाधिक गर्म जिला मैं ही हूं, इसलिए मुझे राजस्थान का सबसे गर्म जिला भी कहा जाता है। अगर आप मेरे शहर की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेरा शहर घूमने के लिए सर्दियों का मौसम सबसे अच्छा है। अक्टूबर से मार्च के महीने के दौरान मेरे शहर की यात्रा करने के लिए आदर्श समय होता है। मानसून का सीजन भी मेरे शहर घूमने आने के लिए अच्छा समय है। गर्मियों का मौसम यहाँ की यात्रा के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि मैं राजस्थान का सबसे गर्म क्षेत्र हूँ। आप मुझसे मिलने के लिए रेल, सड़क और वायु मार्ग से आ सकते हैं। मैं चूरू मेरे शहर आने के लिए आपको आमंत्रित करता हूँ।